हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण, जिसमें उदाहरण नंबर चौथा लिखा हुआ है आपके सामने कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये जो हमें समीकरण दिए हुए हैं, कौन सा है हमारा उदाहरण नंबर 4। पहला समीकरण 7x माइनस के 15y बराबर 2, दूसरा है x प्लस के 2y बराबर 3। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि। आइए, तो प्रतिस्थापन विधि को मैं बता चुका हूं अपनी प्रश्नावली में। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि x और y का हमारा जो गुणांक होता है वो अगर एक है तो हम उससे मान निकालेंगे उस समीकरण से। अगर नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ गुणा में चल रहा है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। यहां देखिए, x के साथ 7 गुणा में या y के साथ 15, तो यहां पर तो दोनों में है, लेकिन इसमें देखिए x अकेला है, तो यहां से मान निकालना आसान रहेगा। तो मैं समीकरण 2 से देखता हूं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 था हमारा x प्लस 2y बराबर 3। मैं जब यहां से x का मान निकालूंगा तो 2y प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया। तो यहां से x का मान आ गया। अब जो x का मान आया है, किस समीकरण से निकाला है? 2 से। उसे मैं पहले समीकरण में रख दूंगा। किसमें? पहले समीकरण में, क्योंकि निकाला कहां से? दूसरे से, तो हमें रखना है किसमें? पहले में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा? 7x माइनस के 15y बराबर 2। यही समीकरण 2 है हमारा। अब इसमें x का मान क्या है हमारा? भाई 7 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। x का मान है 3 माइनस का 2y माइनस के 15y बराबर 2। ये हमारा x का मान था, वो मैंने रख दिया कि 3 माइनस के 2y हमारा ये x का मान है। अब हम क्या करेंगे? 7 का गुणा करेंगे अंदर। 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, 14y हो गया ये। अब यहां पर हमारा 15y पहले से है बराबर 2। 15y पहले से बराबर 2 आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं, इस 21 को मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? ये 21 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। उधर गया तो 2 के माइनस लग गया 21, और 14 और 15 दोनों के आगे माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 14 और 15 हो गया 29 वाई, लेकिन दोनों माइनस के, इसलिए लग गया माइनस। तो माइनस के 29 वाई बराबर कितना बचा? यहां माइनस का 19, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 2 गया, 19 बचा। माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर 19 बट्टे ये 29 इधर आकर डिवाइड में आ गया हमारा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया? 19 बट्टे 29। ये आ गया आप लोगों को y का मान। अब हम लोगों को क्या करना है? x का मान निकालना है। x का मान कहां से निकालेंगे? यहां से। x का मान हम लोग कहां से निकालेंगे? x बराबर है हमारा 3 माइनस के 2y। तो x बराबर 3 माइनस का 2 इंटू वाई क्या है हमारा? 19 बट्टे 29। 29 बट्टे, सॉरी 19 बट्टे 29। अब x बराबर 3 माइनस 2 का हम अंदर गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38 माइनस का 29। ठीक है, भिन्न बन गई ये हमारी, तो इसके नीचे 1 मानेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 29। क्या आ गया? 29। 1 का भाग 29 में 29 बार गया, 29 दिया 87 माइनस 1 का भाग 29 का भाग 29 में 1 बार गया, 29 एकड़ 29। 38 का करेंगे तो हम 38 एकड़ 38। अब आप लोग इसमें से कीजिए से माइनस। भाई 87 में से 38 गया तो कितना बचा? 49। कितना बचा? 49 बट्टे 29। तो ये आ गया आप लोगों का x का मान। तो ये हो चुका है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व। x और y के मान हमारे आ चुके हैं। मैंने क्या बताया? हमने समीकरण 2 क्यों सॉल्व किया? क्योंकि यह x के साथ गुणांक में 1 था, तो हमारा आसान रहेगा यहां से। तो मैंने यहां से x का मान निकाल लिया, और जो x का मान निकाला वो समीकरण 1 में रख दिया। अब इस समीकरण 1 में रखने पर मेरा y का मान आ गया ये 19 बट्टे 29। फिर मैंने क्या किया?
जहां से x का मान निकाला था वहां पे y का मान रख दिया, जो निकाला था उससे हमारा आ गया 49/29 निकलकर। ये आपका प्रश्न उदाहरण नंबर आपका चौथा हो चुका है। चलिए तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ, आप लोग कीजिए से नोट। आइए बच्चों, तो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर अपना 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हमारा आयु वाला प्रश्न है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, भाई आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब उसका पिता 7 साल पहले अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और अगर वो देखे, अगर 3 साल बाद जाए, वो 3 साल बाद, तो अपनी बेटी से 3 गुनी आयु का रहेगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हमें बीजगणितीय और फिर ग्राफीय विधि में सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन x और y का मान हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था जब उम्र वाला, आयु वाला कोई भी क्वेश्चन आए, हमें उसकी वर्तमान आयु माननी है। कौन सी? वर्तमान। तो इसमें 2 लोग हैं, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो दोनों की मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो हमने आफताब की आयु x वर्ष मान ली और उसकी पुत्री की y वर्ष। अब आइए अब देखते हैं हम क्या कह रहा है। बात चलती है पहले 7 वर्ष पूर्व की। किसकी? 7 साल पहले की। तो हम पहले से सॉल्व करते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब कहने का यह है कि अगर अभी आफताब की आयु अगर मान लीजिए 25 साल, 25 साल का है प्रेजेंट में, वो मतलब वर्तमान में उसकी जो अभी उम्र है 25 साल है। तो भाई 7 साल पहले क्या होगी उसकी? तो 7 माइनस करना पड़ेगा या नहीं? 7 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 18 साल होगी। तो हमने क्या किया भाई, 7 को माइनस किया ना। अगर उसकी प्रेजेंट में एज x है तो कितना होगा? x माइनस के, भाई 7 माइनस करना पड़ेगा तो x माइनस 7 होगा या नहीं होगा? तो जब कभी भी उम्र में जब x y z मान लें तो आप सीधे घटा दीजिए, ठीक है। तो आफताब की आयु, भाई हमने x मानी तो x माइनस 7 हो गया, क्योंकि हमें उसकी पता तो है नहीं है कितनी है प्रेजेंट में, हमने x मानी है तो x के हिसाब से करेंगे। और पुत्री की आयु क्या होगी? पुत्री की आयु, भाई पुत्री की हमने y मानी तो y माइनस 7 होगी, उसकी भी तो 7 ही कम होगी। अगर पुत्री अभी कितने की है, आप लोग कहें, मान लीजिए आप वो 10 साल की है, तो 7 साल पहले कितने की होगी? 3 की, तभी तो होगी। कितने की होगी? 3 की। तो ऐसे ही आप लोगों को ये मानना होगा, समझना होगा कि उम्र अगर कम हो रही है और बढ़ रही है तो साथ साथ बढ़ती है हर की। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र बढ़े आपकी नहीं बढ़े। भाई 2 साल बाद मेरी उम्र 2 साल बढ़ेगी, भाई प्रेजेंट में जितने का भी हूं उसके 2 साल बाद मेरी उम्र बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी जितने के उतने रहेंगे, आप लोगों की भी बढ़ेगी। तो हर किसी की बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोनों में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जब गुना आ जाए तो हम लोगों को दोनों को करना है बराबर, दोनों को कर लेना है बराबर। फिर देखना है किसमें किसके लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं तुमसे, मैं कौन? आफताब, आफताब तुमसे कौन? मतलब पुत्री, कि आफताब पुत्री से 7 गुनी आयु का था।
मतलब 7 साल पहले उसकी आयु, मतलब पुत्री की आयु जो भी हो, उसके पिता की आयु 7 गुनी थी। मतलब अगर पुत्री 3 साल की है तो उससे 7 गुनी आयु का मतलब 21 साल का था पिता उसका। कहने का तात्पर्य यह है कि पिता की 7 साल पहले उम्र मान लीजिए 21 है, तो पुत्री की 7 गुनी कम है उससे। 3 साल पहले पुत्री की आयु है 3, तो भाई और इसकी कितनी होगी भाई 7 गुना है, ये तो 21 होगी इसकी। तो भाई गुणा किस पे है, इसके लिए तो कह रहा है, तो उल्टे में गुणा करना है हम लोगों को। किसमें, उल्टे में, क्योंकि ये 7 गुनी आयु का है, आफताब 7 गुनी आयु का, यही तो 7 गुना है, 7 गुना आफताब है, तो हमें पुत्री में गुणा करना होगा। मैंने बताया था ना, बराबर के लिए हमें अपोजिट करना होता है। तो x माइनस के 7 बराबर 7y माइनस के 7 7 49। x माइनस 7y इधर आ गया, ये 7y माइनस का आ गया इधर, और माइनस का 7 उधर जाकर प्लस हो गया। तो x माइनस के 7y बराबर 49 में से 7 गए तो 42, किसके, माइनस के। कैसे माइनस के, माइनस प्लस माइनस, तो 49 में 7 गया 42, माइनस का बढ़ाया तो माइनस का बच गया। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण 1। तो इस समीकरण को मैं यहां पर रख देता हूं, माइनस का 42। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, कहां है, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट में जो उम्र है उसकी, जो आयु है, उससे 3 साल बाद। ठीक है, कितने साल बाद, 3 साल बाद, या वर्ष लिखना चाहे वर्ष लिख सकते हैं। तो ये बताइए 3 साल बाद भाई उम्र दोनों की बढ़ेगी ना, पुत्री और उसका पिता जितनी भी आयु के हैं, 3 साल बाद उतनी दोनों की बढ़ेगी। मान लीजिए मेरी उम्र जितनी भी है, 3 साल बाद 3 साल बाद बढ़ जाएगी, आपकी जितनी है आपकी भी बढ़ेगी, तो दोनों की बढ़ेगी ना। तो 3 साल बाद आफताब की आयु, भाई x वर्ष का था तो 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष का होगा, और पुत्री की आयु, पुत्री y वर्ष की है प्रेजेंट में, तो 3 साल बाद y प्लस 3 की होगी। अगर पिता 15 का है तो 3 साल बाद 15 3 18, 3 जोड़ दिया ना। अगर कोई x वर्ष का है तो x प्लस 3 होगा, कोई y वर्ष का है तो y प्लस 3 होगा। तो ये था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब गुना कह रहा है तो हम लोगों को पहले बराबर रखना है, दोनों को क्या करना है, बराबर। मैंने x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों को बराबर कर दिया। अब कह रहा है ये कि 3 साल बाद मैं तुमसे, मैं कौन, आफताब, तुमसे कौन, पुत्री, मतलब आफताब अपनी पुत्री का 3 गुना रह जाएगा। मतलब कि 7 साल पहले तो वो 7 गुनी आयु का था, लेकिन 3 साल बाद वो 3 गुनी आयु का रह गया, कौन, आफताब। तो भाई 3 गुना कौन बढ़ा है अभी उम्र में, आफताब। अगर इसकी इसकी मान लीजिए 14 है तो ये 42 का होगा, 3 गुनी आयु का। ठीक है, तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर ये 1 साल की है तो ये 3 साल ज्यादा, 3 गुनी आयु का। तो भाई ये 3 गुनी का है तो इधर गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि दोनों को बराबर भी तो करना है भाई, दोनों में बराबर मुकाबला रहना है, इसलिए उसमें मैंने 3 का गुणा कर दिया। तो x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y से 3y, 3 गुणा 3 से 3 का 9, तो x 3y इधर आ गया, माइनस का हो गया, माइनस 9, 3 इधर गया तो माइनस का 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया आप लोगों का समीकरण 2। क्या आ गया समीकरण 2, x माइनस के 3y बराबर 6, ये समीकरण 2। तो ये समीकरण 2 आ चुका है, 1 और 2। यही होता है हमारा बीजगणितीय रूप। तो पहला तो हमारा बीजगणितीय रूप हो चुका है, कैसा, बीजगणितीय रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया है। बीजगणितीय के बाद हम लोग करेंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के बाद हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पॉइंट को निकालना होगा कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा।
हमने पढ़ा था ना 3.1 में, तो ये वही है। ठीक है, तो पहले मैं x को 0 कर रहा हूं यहां पर। किसको? x को 0। तो x की है 0 माइनस 7y माइनस का 42। 0 में से 7y गया, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 42 बट्टे 7 इधर आकर डिवाइड में आ गया, भाग लग गया क्योंकि 7 गुणा में था y के साथ। तो y बराबर 7 एक 7, 7 चिक्का 42, तो 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। दूसरी कहानी क्या करनी थी हमें? y0 करना था। क्या? y0। तो x माइनस के 7 इंटू वाई को 0 बराबर माइनस का 42। तो x माइनस 7 का 0 से 0 बराबर माइनस का 42। तो x बराबर माइनस का 42, ये आ गया माइनस का 42। क्या दोनों पॉइंट निकल के आ चुके हैं? जी हाँ, आ चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हमने पढ़ा है 3.1 में। ऐसे यहां पर पहले x को 0, जब x को 0 करना है तो 0 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y ही बचेगा बराबर 6, y बराबर 6 बट्टे माइनस का 3। ठीक है, तो y बराबर 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 2। क्या आ गया? माइनस का 2। ये नीचे माइनस ऊपर लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे जो माइनस है ऊपर लगा सकते हैं। तो माइनस का 2 निकल के आ गया। अब हमें y0 करना है, तो x की जगह x रहने दिया 3, y की जगह y को 0 बराबर 6। तो x माइनस 3 का 0 से 0 बराबर 6, x बराबर 6। क्या हो गया? 6। तो ये हमारे पॉइंट निकल कर आ चुके हैं। इन पॉइंटों को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम इसे ग्राफ पर दर्शाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में हमें क्या है, मैंने इस पे पॉइंट दर्शा लिए। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे 10 20 30 क्या है, तो मैंने दूरी को 10 20 से नापा है। मतलब कि 0 से लेकर 10 तक के सभी अंक इसमें है, 10 से 20 तक इसमें है, 20 से 30 तक इसमें है। ठीक है, वो सभी इसी के अंदर है क्योंकि हमें 42 तक पहुंचाना है। तो 42 तक पहुंचाने के लिए हमें पता भी होना चाहिए। फिर आप लोग या ऐसे कर सकते हैं, 6 से लेना चाहें तो 6 से लेते हैं क्योंकि 6 सत्ते 42, यहां भी 6 है, तो आप लोग 6 से लेना चाहते हैं तो 6 से भी ले सकते हैं। चलो मैं 6 से ही कर देता हूं। क्या करते हैं? ऐसे 6 से, 6 12 18 24 30 36 42, यहां भी 6 12 18 24 30 36 42, और यहां पर भी 6 12 18 सब माइनस के हैं। ये माइनस का 24 माइनस 30 माइनस 36 और माइनस का 42, और यहां पर भी ये सभी माइनस के कर देता हूं। 6 12 18 24 30 36 और 42। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहां देखिए, जब x 0 है तो y कितना है? 6। मतलब x इस पे 0 तो y 6, ये रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? 0,6। फिर x हमारा माइनस का 42 है, x माइनस के 42 ये रहा, और y 0, तो माइनस के 42,0। तो क्या ये हमारा पॉइंट नहीं हो गया भाई? इस लाइन को हम इस प्रकार बना देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार बन गई। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? x 0 है, y माइनस 2 है। x तो 0 है लेकिन y कितना है? माइनस 2। तो 0 से और 6 माइनस 6 के बीच में ही माइनस कहीं 2 होगा। मान लीजिए मैंने यहां ले लिया माइनस के 2, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने 0, माइनस के 2। ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया मैंने क्योंकि 1 से लेके 6 तक सभी इसके अंदर है, 5 तक, सॉरी 6 तो है। फिर है x 6 ये रहा, और y 0, y 0, ये पॉइंट आपस में मिल जाएगा, और ये कहां काटेगा? यहां पर कहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से आपको इस प्रकार काटना है। ठीक है, आप चाहे तो इस पे लिख सकते हैं, ये कौन सा समीकरण था हमारा? x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, और ये हमारा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफीय विधि से भी सॉल्व हो गया भाई। बीजगणितीय रूप ये रहा और ग्राफीय रूप ये रहा।
अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे कीजिए नोट। अब हम चलते हैं अपना प्रतिस्थापन। चलिए बच्चों, तो अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। ये समीकरण 1 है हमारा और ये समीकरण 2 है। तो यहां पर x के साथ 1 गुणा में, यहां भी x के साथ 1 गुणा में, लेकिन y के साथ यहाँ 7 है और y के साथ 3 है। तो आप लोग x का मान निकालना, क्योंकि 1 गुणा में है तो आप दोनों समीकरण में से किसी का भी निकाल सकते हैं। मैं इसी से निकाल दे रहा हूं। x बराबर माइनस का 42 और 7y हो गया प्लस का, ये उधर गया तो प्लस का। अब x का मान मैं दूसरे वाले समीकरण में रख दूंगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 2 में मैंने रख दिया। अब समीकरण 2 में रखने पर x माइनस के 3y बराबर 6, यही है ना समीकरण 2। तो x का मान है माइनस के 42 प्लस के 7y और माइनस 3 ये है ही बराबर 6, माइनस 3 ये है ही बराबर 6। अब ये जो 42 है माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, 6 के पास जाकर प्लस का हो गया, ठीक है। तो 6 हमारे उसके पास जाकर प्लस, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4y। तो 4y बराबर कितना हो गया, 48। भाई 42 और 6 48, तो y बराबर क्या हो गया, 48/4। y कन y, वो 4 कन 4, 4 का गुणा हम 12 से करेंगे तो 48, तो 12 बार कटेगा, तो y आ गया हमारा 12। कितना सरल था ना, कोई ज्यादा बड़ी बात तो थी नहीं, आसान था। तो y का मान कितना जल्दी आ गया हमारा निकल कर, क्योंकि हमने इसमें कितने तरीके कर दिए। एक बीजगणितीय रूप में व्यक्त किया, वैसे तो हम करते ही थे इसे, ठीक है। फिर ग्राफीय विधि से भी हमने सॉल्व कर दिया, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि की आप लोग देख सकते हैं कितनी प्रैक्टिस हो गई। 6 क्वेश्चन हमारे वैसे थे और 6 हमारे हिंदी टाइप में थे, तो 12 क्वेश्चन आपने प्रतिस्थापन विधि पे कर लिए और ये आपके उदाहरण है, इसमें 4 उदाहरण है। तो आप लोग कितनी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब हम लोग x का मान कहां से निकालेंगे, x बराबर यही तो था माइनस का 42 प्लस के 7y। तो x बराबर माइनस के 42 प्लस 7, y की जगह क्या है हमारा, y की जगह है 12, तो 12 रख दिया। x बराबर माइनस के 42 प्लस के 12 सत्ते 84, तो x बराबर 84 में से 42 गए तो कितना बचा, 42। तो x बराबर 42 आ गया हमारा। तो प्रतिस्थापन विधि से भी ये सॉल्व हो चुका है, बहुत सरलता ये, मतलब जितना भी अभी तक प्रतिस्थापन विधि किया उसमें सबसे इजी तरीके से सॉल्व हो गया ना, कोई ज्यादा लाइन भी नहीं करनी पड़ी हमें। तो ये आपका हो चुका है, उदाहरण नंबर 5 भी आप लोगों का हो चुका है पूरा। अब चलते हैं हम उदाहरण नंबर 6 की तरफ, इसे करते हैं सॉल्व। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं हम अपना उदाहरण नंबर 6। इसका उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने, ठीक है, क्या है, एक दुकानदार ने 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, ठीक है। सॉरी, एक दुकान में ही है, दुकानदार नहीं है ये। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो जब इस शायद क्रिकेट के कोच गेंद वाला और शायद यही बताया था बल्ले वाला, तो उसमें हमने जब किया था तो पता चला हमें जब प्रत्येक का निकालना होगा तो हमें मानना पड़ेगा x, एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत। तो यहां पर भी हमें एक पेंसिल की कीमत और एक रबड़ की कीमत पता हो तो हमें आसानी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं, इसमें माना एक लिख देता हूं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य पता कर लिया, ठीक है। मान लीजिए एक पेंसिल अगर 1 रुपए की भी आ रही है तो 2 पेंसिल कितने की आएंगी, 2 रुपए की। आप लोगों को ऐसे कैसे बता दिया, भाई एक में 2 का गुणा किया ना, तो जब एक पेंसिल x रुपए की आ रही है तो 2 पेंसिल 2x की नहीं आएंगी, मतलब 2 का गुणा नहीं हो जाएगा x में। अगर एक रबड़ 2 रुपए की आ रही है तो 3 रबड़ कितने की आएंगी, 6 रुपए की, क्योंकि 3 दूनी 6,
ऐसे ही एक रबड़ हमारी ₹y की है तो 3 रबड़ 3y की होंगी, दोनों को मिलाकर उसने ₹9 बताए। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए आप लोग 2 पेंसिल ₹6 की और 3 रबड़ ₹3 की, तो 3 और 6 ₹9 हो गए टोटल। तो ये वही कह रहा है कि 3 और 6 जो हमारे 6 और 3 हो गया 9, टोटल ₹9 हो गए। किसके? 2 पेंसिल के और 3 रबड़ के। तो यहां पर भी वही है, प्लस करना होगा भाई, टोटल पैसे बताने हैं, ₹9 है टोटल, तो दोनों का ऐड करना होगा। ये समीकरण 1 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि 4 पेंसिल, अगर एक पेंसिल ₹X की है तो 4 पेंसिल 4X की, प्लस 6 रबड़, अगर एक रबड़ ₹Y की तो 6 रबड़ 6Y की, दोनों के मिलाकर उसने ₹18 दिए। कितने रुपए? ₹18। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करें? प्रतिस्थापन विधि से। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर x और y के साथ कुछ ना कुछ गुणा में है। यहां पर 2 है, यहां 4 है, यहां y के साथ 3 है, यहां 6 है, तो दोनों में गुणांक में है कुछ ना कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी से भी मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से देखिए आप लोग, समीकरण 1 से भाई 2x प्लस के 3y बराबर कितना है? 9। तो 2x बराबर 9, ये 3y उधर गया तो माइनस का, x बराबर ये 2 है तो भाग लग जाएगा, लेकिन भाग तो भाई दोनों के नीचे आएगा ना, क्योंकि इसका भाग दोनों में लगेगा, इसलिए 2 दोनों के नीचे आएगा। ठीक है, अब x का मान इस वाले समीकरण में रखना है, दूसरे वाले में x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई समीकरण 2 क्या हमारा? 4x प्लस 6y बराबर 18, यही तो समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हमें रखना है, क्योंकि हमने x का मान पहले समीकरण से निकाला, इसलिए दूसरे में रखना होगा। तो 4 x की जगह भाई क्या है? 9 माइनस के 3y बट्टे 2 प्लस के 6y बराबर 18। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था जब प्रश्नावली सॉल्व करा रहा था कि जब बट्टे में है कुछ कट रहा है तो हमें काट देना है। जैसे कि यहाँ 2 1 2, 2 दूना 4, 2 बार कट रहा है? नहीं कट रहा है। जब 2 बार कट रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काट देना है। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6y प्लस के 6y बराबर 18, प्लस के 6y बराबर 18। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन इसे चेक करते हैं दोबारा। सही है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपका। तो 6y बराबर 18। अब आप लोग देख सकते हैं 6y से 6y कट गया तो क्या आ गया हमारा? 18 बराबर 18। क्या आ गया? 18 बराबर 18। जहां पर हमारा आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारा जो x और y का मान है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। 18 बराबर 18 है, मतलब हमने जब समीकरण सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर x ना x है ना y हमारा, तो हमारा x और y में से कुछ भी नहीं है। तो जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हमारा मान निकालना ही संभव नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? आप लोग इसे ग्राफी विधि से, जब मैंने बताया था ग्राफी विधि से, इस बात को ध्यान रखना, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि में हम लोगों ने एक पढ़ा था अनेक हल। कौन से? अनेक हल। अनेक हल को हम लोग कहते हैं संपाती। तो संपाती में क्या होता था? एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर जब होती थी हमारी, ये अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती थी। कितने? अनेक बिंदुओं। तो ये भी उसी रूप में ले रहा है हमारा समीकरण जो है, जब हम a1 a2 और b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, 9 का 2 गुना, ये सभी 2 गुने हैं। तो जब 2 गुने होते हैं मतलब कहने का ये है कि 2 से 2 एक बार कटेगा, 2 से ये 2 4 बार। तो आप लोग निकालेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने तो कराया है अपना प्रश्नावली 3.1 में। यहां से आप लोग देखना चाहें तो a1 का मान कितना होगा? a1 का मान 2, b1 का 3 और c1 का 9, a2 का 4, b2 का 2 6 सॉरी और c2 का 18। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2/4 हम लोग करते थे ना, a1/a2 बराबर
2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, B1/B2, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, C1/C2, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2, 1/2, 1/2। जब हमारे तीनों ही मान बराबर आते हैं तो हम उसे संपाती कहते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहां पर हम लिखेंगे कि y के अनेक हल हैं, y के अनेक हल हैं, मतलब यहां y हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि y के अनेक हल हैं। अब उसमें से आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, भाई इस समीकरण को सॉल्व कर दिया, उसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूं, अगर मैं x बराबर 3 रख दूं और y बराबर 1 रख दूं, तो देख सकते हैं आप लोग कि 2 भाई कितनी कलम है। x का मतलब पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, उसमें 2 पेंसिल ली तो 6 रुपए की हो गई, 3 रबड़ ली तो 1 रबड़ 1 रुपए की, तो 3 रबड़ 3 रुपए की, टोटल 9 रुपए हो गए ना, हो गए। तो भाई आप लोग इसमें से कुछ भी मान ले सकते हैं। तो y के अनेक हल है, मतलब y के मान अनेक हैं, x के मान अनेक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही है, इसमें अनेक है, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में संपाती हैं, एक के ऊपर एक रेखा है, इसीलिए यहां पर हमारा मान निकालना असंभव हो रहा है। भाई हमें वैल्यू निकालना, वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो असंभव, आप देख रहे हैं ना, नहीं निकाल पा रहे। तो नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब ये है कि इसके अनेक हल हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है y के अनेक हल। तो अब चलते हैं हम, लास्ट उदाहरण है इसका हमारा प्रश्न, ये जो हमारी 3.2 है उसका लास्ट उदाहरण 7, उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग किसी से नोट। चलिए बच्चों, तो अब देखते हैं हम, लास्ट उदाहरण है हमारा, ये क्या कह रहा है। दो रेल की पटरियां हमारी, इस प्रकार रेल की पटरियां हैं ये। ठीक है, समीकरण दिए हैं आप लोगों को, x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, मतलब कहने का x प्लस 2y बराबर, उधर गया तो प्लस का 4, ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0, तो 2x प्लस के 4y, इस 12 को ले गया मैं उधर तो प्लस का हो गया। मतलब इस प्रकार मैंने अभी तक आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन किए थे। तो मैं 12 और इधर क्या है हमारा 4, तो हम इधर ले आए, तो मैं समीकरण दिख गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, द्वारा निरूपित की गई है कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। आप लोग सभी जानते हैं कि ये रेल की जो पटरियां हैं, ये जो रेल की पटरियां हैं वो कभी एक दूसरे को काटती हैं क्या। ये भाई रेल की पटरियां ऐसे जाती है या फिर ऐसे काटती है, नहीं काटती ना। रेल की पटरियां बिल्कुल सीधी जाती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती। वैसे आप लोग ये सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समीकरण दिया हुआ है, समीकरण के द्वारा बताना है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती। आप लोग सभी जानते हैं इस चीज को कि रेल की पटरियां एक दूसरे को तो काटती ही नहीं है। भाई रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगे तो चलेंगे कैसे, नहीं ना। तो इस चीज को हमें इन समीकरण के द्वारा सॉल्व करके बताना है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, ऐसा संभव है कि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। अब वो तो नहीं कि यानी ट्रेन को उस वाले पे जाना है तो इसके जरिए वो वाली काटना नहीं, बिल्कुल सीधे चल रही है। तो ट्रेन भाई अगर ऐसे काटेगी तो ट्रेन कैसे चलेगी, नहीं चल सकती ना ट्रेन। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, वो समीकरण के जरिए। तो ये समीकरण आपके पास दोनों है, इसमें मैंने सबसे पहला काम किया गया, इस 4 को मैं इधर ले आया और इस 12 को इधर ले आया। यहां x अकेला है लेकिन y के साथ 2 है, यहां x और y के साथ कुछ ना कुछ गुणा में है, तो कहां से निकालना आसान होगा, यहां से। हम लोग निकालेंगे कि x बराबर 4 माइनस के 2y, क्या हो गया, x बराबर 4 माइनस के 2y। अब ये जो x का मान निकाला है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस का 4y बराबर 12, यही तो समीकरण 2 है। तो 2 x की जगह क्या है, 4 माइनस के 2y प्लस के 4y बराबर 12, यही तो था समीकरण 2। तो 4 दूनी 8 माइनस के 2 दूना 4 प्लस के 4y बराबर 12। ठीक है, और 4y से 4y कट गया, 8 बराबर 12, 8 बराबर 12।
आप लोगों ने देखा कि इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, उसमें जो मान निकल के आ रहे थे वो बराबर आ रहे थे, लेकिन भाई पीछे जो भी सॉल्व किया हमने उसमें जो बराबर आ रहा था, जो इधर था वो इधर था। जैसे इधर 8 आया तो इधर भी 8 था, इधर 12 था तो इधर भी 12 था। तभी तो हम लोगों ने अनेक हल बताए थे ना, अनेक हल बताए थे। लेकिन यहां आप लोग देख सकते हैं कि 8 और 12 कभी बराबर नहीं होते। जो 8 और 12 है वो आपस में कभी बराबर नहीं होते। भाई पिछले क्वेश्चन में जो उदाहरण किया था उसमें बराबर तो आ रहा था ना, जब तो उसके अनेक हल थे। लेकिन इसमें तो ये बराबर ही नहीं होते, तो ये बराबर कैसे हम दर्शा सकते हैं भाई? ये बराबर होते नहीं है, लेकिन ये तो हमारे बराबर निकल कर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण असत्य है। ये जो कथन दिए हुए हैं वो असत्य है। कैसे? गलत, गलत है, क्योंकि रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है भाई, जब ये गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इसीलिए हमारा गलत निकल कर आ रहा है। ठीक है, अगर ये 8 बराबर 8 या 12 बराबर 12 भी निकल कर आ जाता तो हम लोग कहते थे कि एक दूसरे को काटेंगी, एक बिंदु पर नहीं अनेक बिंदु पर काटेंगी। या फिर यहां से x और y का मान कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता तो भी रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती। लेकिन यहां अगर बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, इस विधि को आप लोग अच्छे से तब समझेंगे जब हम लोग ग्राफिक विधि से, मैंने बताया था ना 3.1 में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हमारा c1/c2। ये जो होता है ये समांतर के लिए हमने किया था 3.1 में, समांतर के लिए। तो ये समांतर का मतलब ही यही होता है कि कोई दोनों चीज आपस में समांतर हो, मतलब आपस में कभी काटे ना, मतलब ऐसे करके काटे ना कभी भी, सीधी चलती जा रही हो आपस में। ठीक है, सीधी जा रही हो, मतलब ही ना हो कुछ। ठीक है, तो ये उसी के लिए था। तो आप लोग इसे सॉल्व करना चाहें तो इससे सॉल्व कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि ये बराबर नहीं है। और इसके लिए होता था कोई हल नहीं, मतलब कोई भी हल नहीं निकाल सकते हम इसका, क्योंकि जब ये मिलेंगी नहीं तो हम बता कैसे सकते हैं भाई किस बिंदु पर मिल रही है, क्योंकि चली जा रही है, नहीं पता कहां मिल रही है। इसीलिए रेल की पटरियां आपस में नहीं काट रही, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं थे। तो हम कह देंगे दिए गए समीकरण गलत है, या फिर दिया गया कथन गलत है। कथन कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को उदाहरण समझ आए होंगे। प्रश्नावली 3.2 के भी उदाहरण समाप्त हो चुके हैं। अब हमारी प्रश्नावली 3.3 जिसमें हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो आज के लिए इतने काफी है। बाय बाय, ठीक है, जय हिंद बच्चों।